हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है कि एक यूएस बेस्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट, एमआईटी रिसर्चर और बहुत ही फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने पॉडकास्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ में, और वहां पे काफी सारी डिस्कशंस के बारे में बात हुई। चाहे से उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात हुई, कैसे उन्होंने पॉवर्टी से नेविगेट करते हुए अपने रास्ते बनाए, साथ साथ में फादर का क्या रोल रहा, मदर का क्या रोल रहा, कैसे एजुकेशन और मेडिटेशन ने उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, स्वामी विवेकानंद का उनकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट रहा है। बट हम यहां पे मेजरली डिस्कस करेंगे उनके विजन की व्हेन इट कम्स टू इंडिया, क्योंकि जब भी ऐसा कोई पॉडकास्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल के साथ में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि उस इंडिविजुअल की मेंटालिटी क्या है, उसका विजन क्या है। और जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर पॉडकास्ट दे रहे हो तो आपको यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक हमारे लीडर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजन क्या है इंडिया को लेके, और ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी चीजें हो रही हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि उस विजन में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमें तब पता चलेगा जब हमारा विजन क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं 1.4 बिलियन पीपल को, जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट आबादी यानी कि पॉपुलेशन है इंडिया की, जहां पे उन्होंने यूनाइटेड नेशन को स्लैम किया, पाकिस्तान को स्लैम किया, ट्रंप के साथ उनके रिश्ते क्यों अच्छे हैं, क्यों उनकी ट्रंप के साथ में मेंटालिटी मिलती है, कैसे चाइना के साथ में रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं, एआई के बारे में उन्होंने क्या कहा, उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। साथ साथ में ना खाली आर्टिकल्स बट साथ साथ में मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी निकाली हैं उस पॉडकास्ट से, जो कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो लेक्स फ्रिडमैन ने क्या कहा कि जो मेरी कॉन्वर्जेशन हुई है नरेंद्र मोदी साहब के साथ में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट मूविंग एंड पावरफुल कॉन्वर्जेशन और एक्सपीरियंसेस थे मेरे लाइफ के। और किस तरीके से उन्होंने एक वीडियो क्लिप के थ्रू ये दर्शाया है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। हालांकि ये वीडियो क्लिप अराउंड 50 सेकंड 1 मिनट की है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है हमारे देश का। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे लीडर के बारे में ऐसा कुछ कहा जाता है तो इट रिप्रेजेंट्स अस, क्योंकि लीडर रिप्रेजेंट करता है हमारी एस्पिरेशंस को, हमारी भावनाओं को, हमारे एम्स को, हमारे मिशंस को, हमारे विजन्स को। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Most moving conversations and experiences of my life. Narendra Modi's life story is incredible. He rose from poverty to lead a nation of 1.4 billion people, the biggest democracy in the world, where he won epic scale elections for prime minister 3 times. As a leader, he fought for ideas that unite his nation of India, a nation that is composed of a large number of highly varied and disparate cultures and peoples. He's known for taking decisive, at times controversial actions, for which he's loved by hundreds of millions of people and is also criticized by many. He's respected as a peacemaker and friend by most major world leaders, even those whose nations are at war with each other. So now, more than ever, we need great leaders, great peacemakers who build bridges, not destroy them, who may... तो उन्होंने कहा कि हमें प्रेजेंट टाइम्स में वी नीड दीज काइंड ऑफ ग्रेट लीडर्स जो कि ब्रिजेस बनाते हैं, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और सबसे खास बात, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इस पॉडकास्ट को शेयर किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो आइडियोलॉजीज हैं वो अलाइन करती हैं, और कैसे इन दोनों के बीच में हमें ब्रोमांस देखने को मिलता है, यानी कि भाईचारा देखने को मिलता है। पहले हम सबसे बड़ा टॉपिक लेंगे, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पाकिस्तान को स्लैम किया है। और वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर किसी नेशन का माइंडसेट यह है कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करेगा, राइट, वो हॉस्टिलिटी रखना चाहेगा, किसी देश के आसपास नफरत फैलाना चाहेगा, तो हम उसके साथ में रिश्ते नहीं रख सकते। हमने काफी बार कोशिश की है उनके साथ में अच्छे रिश्ते रखने की, बट ऐसा नहीं हो पाया है। हमेशा उन्होंने धोखा दिया है, हमेशा हमारे लिए एक हॉस्टिलिटी क्रिएट की है दो नेबरिंग नेशंस के बीच में, और इसीलिए पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म भी कहा जाता है। और काफी ऐसे ट्वीट्स या फिर काफी ऐसे इमेजेस निकल के आए जो भी उन्होंने साफ साफ कहा। तो उन्होंने कहा कि जहां पे भी, अगर आप देखिए कहीं पे भी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अगर टेरर अटैक होता है या टेरर स्ट्राइक्स होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा पाकिस्तान का। फॉर एग्जाम्पल,
जब 9/11 अटैक्स हुए यूएस के अंदर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अलकायदा ने, यानी कि ओसामा बिन लादेन उस टाइम अलकायदा के लीडर थे, तो जब उनको आपका अमेरिका इन्वेड करता है अफगानिस्तान के अंदर उस टाइम के अंदर, तो ये पाकिस्तान भाग जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है ऐसे टेररिस्ट को शेल्टर देता है, सेफ हेवन्स प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है। और मैं आपको बता रहा हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैंने काफी लेक्चर्स में भी कवर किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे सेकंड नंबर पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट टेररिज्म का पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वो सेफ हेवन्स प्रोवाइड कराते हैं, जिस तरीके से वो टेररिज्म फाइनेंसिंग में अपना रोल निभाते हुए नजर आते हैं, और इसी वजह से आज रिश्ते सुधर नहीं पा रहे हैं। जब तक आप टेररिज्म को रिमूव नहीं करोगे, यानी कि जब तक आप जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी है उसको खारिज नहीं करोगे, उसका अबंडन नहीं करोगे, हम आपके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते। और ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता यानी उनके माइंडसेट को दिखाते हैं। हालांकि काफी बार मैंने जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने पाकिस्तान को इनवाइट भी किया मेरी स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर। हमने जितने भी अटेम्प्ट्स लिए हैं, ये अटेम्प्ट्स हमेशा हमें धोखा ही देते हैं, हमेशा हमारे दोनों देश के बीच में नफरत ही होती है और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है पाकिस्तान। ये चीज वो पाकिस्तान के बारे में कहते हुए नजर आते हैं। अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या कहा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी क्या राय रखी, उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या राय रखी, और सबसे बाद में एट द एंड में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे छोटे छोटे इवेंट्स ने उनकी लाइफ को इंपैक्ट किया है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आए फ्री यूपीएससी क्लासेस, जिसमें हम फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, 2026-2027 की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए उसके ऊपर बात की जाएगी, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा मार्च 17 और 18 को 2025। तो प्लीज एनरोल करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे ही अनअकैडमी जो है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट करा रहा है, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं और फ्री में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए, आपके लिए आईपीएल मैचेस के लिए बॉक्स टिकट्स हैं, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं। और यही हमारे नए बैचेस हैं, जैसे नीव 2028 जिसमें मैं अभी इकोनॉमी ले रहा हूं। पहले मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज को कवर करा चुका हूं। आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिलता है। हमारा जो मॉडल है वो नेटफ्लिक्स बेस्ड मॉडल है कि आप एक बैच में एनरोल कीजिए, बाकी सारे बैचेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज यूवी पाजी वाला YUVI, और उन्होंने मार दी 50, दैट इज 50। अब जब उनसे रशिया और यूक्रेन के बारे में पूछा जाता है तो पीएम मोदी ये कहते हैं कि ये कोई टाइम नहीं है वॉर का, और ये मैसेज इन्होंने पुतिन को भी दिया है, ये इन्होंने अपने भाई, ये मतलब यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको अपना भाई बोलते हैं। और मैंने ये भी कहा है और हमेशा हमने साफ साफ रखा है कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इंडिया हमेशा से पीस की साइड में है। तो जब वो रशिया से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वहीं यूक्रेन को भी ये कहते हैं कि बैटलफील्ड में लड़ने से कभी कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया और यूक्रेन को टेबल पे बैठना होगा, नेगोशिएट करना होगा, तब जाके इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है शांत नहीं रह सकता, पीसफुल नहीं रह सकता, हार्मोनियस नहीं रह सकता। डिप्लोमेसी इज द ओनली वे वेयर वी डिस्कस, वेयर वी डेलिब्रेट एंड वेयर वी टॉक अबाउट द इरिडेंस बिटवीन द नेशंस। सो दैट्स व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। और आपको पता होगा कि जब सीजफायर की बात भी चल रही थी तो पुतिन ने थैंक्स किया था पीएम मोदी को भी, ट्रंप को भी, जिस तरीके से उनके एफर्ट्स रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। बट दुनिया इंडिया की सुनता क्यों है? ऐसा क्या है इंडिया के अंदर? क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया की एक पॉलिसी है, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और जब अगर आपका पूरा विश्व आपकी फैमिली बन जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फैमिली में स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे, प्रॉस्परस रहे, हार्मोनियस रहे। और पीएम मोदी ने साफ साफ ये कहा कि जो इंडिया है वो जमीन है बुद्धा की, राइट, वो जमीन है बुद्धा की, वो जमीन है गांधी जी की। जबकि हमेशा से ये बोलते हुए आए हैं कि हम पीस की साइड पे हैं, हम कभी कन्फ्लिक्ट को सपोर्ट नहीं करते। और इसलिए इंडिया की सुनी जाती है क्योंकि हम हमेशा हार्मनी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसलिए लोग हमारे साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं और इसी वजह से हमारे नेशंस के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, चाहे से वो यूक्रेन हो, चाहे से वो यूएसए हो, चाहे से वो रशिया हो। क्योंकि हम बिलीव करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में, यानी कि हम सबके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे, बट हमारे अपने इंटरेस्ट भी हम सर्व करेंगे, हमारे इंटरेस्ट भी पहले आएंगे। और हम चाहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहां पे पावर सिर्फ एक या दो नेशन के पास में ना हो, पावर बिखरी हुई हो, जिससे कि पीस आए, डिप्लोमेसी आए, डोमिनेंस ना हो। और वही चीज रिफ्लेक्ट होती है जिस तरीके से हमने चाइना के साथ में अपने रिश्ते सुधारे हैं कुछ टाइम पे, और अक्टूबर या नवंबर 2024 के बाद में तो जो हमने रिश्ते सुधारे हैं उसके बाद में जो मानसरोवर यात्रा का जो रूट हुआ करता था उसको भी ओपन कर दिया गया है। और जो हमारे
फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, धीरे 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 चाइनीज आर्मी जो है वहां से विड्रॉ भी कर रही है। और ये चीज ये दर्शाती है कि हम हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं, ना कि डिस्कॉर्ड यानी लड़ाई पे। हम हमेशा कॉपरेशन पे बिलीव करते हैं, ना कि कन्फ्लिक्ट पे। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूनाइटेड नेशन को स्लैम करते हैं। वो ये कहते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम्स में जिस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस और काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इररेलेवेंट है। यानी कि ना तो वो रिफॉर्म लेके आ रही हैं जिस हिसाब से सिचुएशन चेंज हो रही है, और ना जिस चीज के लिए उनको बनाया गया था वो चीज भी वो नहीं कर पा रही है। वो जो एम उनको सर्व करना था वो भी नहीं किया जा रहा है। स्पेशली जब आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, राइट। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ कर ही नहीं पाए, इन वॉर्स को रोक ही नहीं पाए। और आपका मकसद तो यही था कि इन वॉर्स को नहीं होने देना है, पीस को एस्टैब्लिश करना है। साथ साथ में आप रिफॉर्म नहीं ला पा रहे हो। और यह चीज भी दर्शाती है कि जब कोविड-19 हुआ था तो सारे नेशंस वल्नरेबल थे इस कोविड-19 को लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को यूनाइट होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ही लड़ाइयों में लड़े रहेंगे तो जब ऐसे इश्यूज आएंगे जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को वल्नरेबल बना सकते हैं, तो वहां पे ये एजेंसीज, ये ऑर्गेनाइजेशंस और आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो काम नहीं आते हैं। और हमेशा से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया एक परमानेंट सीट डिजर्व करता है वो उसे नहीं मिल रही है। और काफी ऐसे नेशंस है जो P5 नेशंस है, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना है। उसमें से सिर्फ यूएस, यूके, फ्रांस जो है वो हमारी इस मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। बाकी रशिया, चाइना, रशिया वैसे भी सपोर्ट करता है, बट चाइना जो है अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए हमें इस यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनने देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं ये इररेलेवेंट हो चुकी हैं। और जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से नेशंस, जिस तरीके से लोग, जो रूल ऑफ लॉ है, राइट, जो रेगुलेशंस हैं, उनको ब्रेक करते हुए नजर आते हैं। और ये एजेंसीज कुछ भी नहीं कर पाती, ऐसा वो कहते हुए नजर आते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। जब डेमोक्रेसी की ताकत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो निकाल के आता है कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर जो डेमोक्रेसी, बिकॉज इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो जहां पे लोगों का क्या मत है, लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं। और उसी वजह से डेमोक्रेसी में जब फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जिससे कि वो उनकी बातों को व्यक्त कर सकें, उनकी बातों को आगे ले जा सके और उनके कल्याण, उनके वेलफेयर के बारे में बात की जा सके। लेकिन ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म और एलिगेशंस में डिफरेंसेस हैं। क्रिटिसिज्म में जब आप थॉरो एनालिसिस करते हो, आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि अगर कोई झूठ बोला जा रहा है, कोई फैक्ट ऐसा है, तो क्या उसमें सच है, उसके बारे में बात करते हो। एलिगेशंस में आपका सिर्फ टारगेट होता है कि आप किसी ना किसी को नीचे गिरा दो, ये इनका कहने का मकसद होता है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये कहा है कि अपने क्रिटिक्स को अपने पास रखिए, क्योंकि वही होते हैं जो आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं, वही होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम बताते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर करनी चाहिए। और यही चीज मैं फॉलो करता हूं। बट वहीं पे कांग्रेस स्लैम्स करती है पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट पे, जब वो ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? जब आपकी सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं तो आप कहां होते हैं? और ये स्लैम करते हुए जो जयराम रमेश है वो यहां पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उनको स्लैम करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जब से आप पीएम बने तो आपने फॉरेन डिप्लोमेसी को कैसे हैंडल किया है, तो ये कहते हैं कि मेरी जो सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है वो आती है मेरे लोगों से, यानी कि 1.4 बिलियन पीपल, यानी कि 140 करोड़ लोगों से, जो कि मेरे पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जब भी वो कोई विजिट पे जाते हैं, जब भी किसी वर्ल्ड लीडर से हाथ मिलाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं इस क्लिप से आपको दिखाना चाहूंगा। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। और इसलिए मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। तो उन्होंने कहा कि जहां पे भी मैं जाता हूं वहां पे 140 करोड़ लोगों का जो बिलीव है, राइट, जो स्ट्रेंथ वहां से मुझे मिलती है वो मैं रिप्रेजेंट करता हूं। जो हमारा कल्चर रहा है वेद से लेकर स्वामी विवेकानंद से, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। और जब मैं किसी वर्ल्ड लीडर से हाथ मिलाता हूं तो मैं हाथ नहीं मिलाता, 140 करोड़ लोग हाथ मिलाते हैं। ये चीज वो कहते हुए नजर आते हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारी डेमोक्रेसी में। और इन्होंने साफ साफ कहा, ना तो इंडिया झुकेगा, ना वो किसी को थ्रेटन करेगा।
हम कभी भी वर्ल्ड के साथ में जब भी इंगेज करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, आत्मविश्वास के साथ में करेंगे और आंख में आंख मिला के करेंगे। जैसा आपने पहले भी देखा होगा, जिस तरीके से हमारे ऊपर जब पुलवामा अटैक किया गया तो हमने बालाकोट स्ट्राइक्स भी करी। और पीएम मोदी हमेशा से रीअफर्म कराएं कि इंडिया की अप्रोच ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, डिग्निटी रहे, हम अपने भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम बाकी देशों की भी रेस्पेक्ट करते हैं, जब तक कि वो कोई ऐसा स्टेप ना ले जिससे कि हमारे साथ में वो रिश्ता खराब करना चाहते हैं। और इंडियन फिलॉसफी हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की रही है, जिसका मतलब ये है कि बिलीव है हमारा, विश्वास है हमारा कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, और हमारा कमिटमेंट ये है कि जितनी भी एंटायर कम्युनिटी हो उनका वेलबींग हो। फिर उनसे अगला सवाल पूछा जाता है 2002 के राइट्स यानी गोजरा राइट्स के बारे में, जो हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है। तो जब अमेरिकन पॉडकास्टर उनसे एक सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इस इशू में काफी फॉल्स नैरेटिव्स बाहर आए और मुझे टारगेट किया गया जब मुझे सिर्फ 3 दिन हुए थे सरकार संभाले हुए। और ऐसा नहीं है, गुजरात में उस इवेंट से पहले 250 से अधिक बड़े दंगे हुए, बट यहीं पे मुझे टारगेट किया गया, मेरे बारे में फॉल्स नैरेटिव्स बनाए गए। और यहां तक कि वो एक इवेंट की भी बात करते हैं, बोलते हैं कि जिस तरीके से उस टाइम पे ये राइट्स हो रहे थे 2002 में, उससे पहले गुजरात ने अराउंड 250 राइट्स एक्सपीरियंस किए हैं। और कम्युनल वायलेंस हमेशा से एक इशू रहा है, चाहे से काइट फेस्टिवल्स हो, चाहे से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर ऐसे इश्यूज रहे हैं। और लेकिन 2002 के बाद में आप एक बार बता दीजिए कि कोई सिंगल मेजर राइट भी आपको गुजरात में देखने को मिला है जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं। और उस टाइम पे सिचुएशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत थे, जैसे कि कंधार हाईजैकिंग हुई 1999 के अंदर, रेड फोर्ट पे अटैक हुआ 2000 के अंदर, पार्लियामेंट को अटैक किया गया 2001 के अंदर। तो यही परसेप्शन बनाया गया कि यह सबसे बड़ा राइट था, बट ऐसा नहीं है। 2002 से पहले भी गुजरात ने बहुत सारे ऐसे क्लैशेस देखे हैं, बट कभी भी वो इंटरनेशनल हेडलाइंस नहीं बने जैसे 2002। लेट मी शो यू द क्लिप जहां पे वो ये बात करते हुए नजर आते हैं। अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी? है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे, हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने, और इस केस के बाद में जैसे वो एसआईटी रिपोर्ट हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट का वर्डिक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो, वो सब इनको फ्री कर देते हैं। बट जिस तरीके से इसका फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है, जिस तरीके से इनको टारगेट किया जाता है, वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पे एआई के बारे में बात की जाती है कि एआई पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, आपका क्या कहना है, तो ये कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन क्रिएटिविटी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, उसको कभी भी बीट नहीं कर सकती। और वो एक बहुत ही स्पेशल चीज कहते हुए नजर आते हैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें वो क्या कहते हैं। हैव अ लुक एट इट। तब शायद ज्यादा लगेगी और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन जब आपने पूछा है तो अभी मेरे मन में से निकल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। बहुत जिम्मेवार स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एआई इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। और ऐसा आपने काफी बार सुना होगा, जब बाकी नेशंस जब ट्रेड करने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे है कि अगर कोई चीज इंडिया में चल जाए तो आपको दूसरे मार्केट्स देखने की जरूरत नहीं है। यह है पावर इंडिया के मार्केट्स की, यह है पावर इंडिया के लोगों की। तो मोदी ये कहते हैं कि वो ये मानते हैं कि अब ह्यूमन बींग्स फोर्सफुली, यानी कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पे उनको ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ह्यूमन होना कितना स्पेशल है। और ये कहते हैं कि यही रियल पावर है एआई की, जिस तरीके से एआई फंक्शन करता है। अब इसने चैलेंज कर चुका है कि जिस तरीके से हम काम को देखते थे, अब शायद उस काम को अलग तरीके से देखें। जिस तरीके से ह्यूमंस अपने आप को देख सकते हैं, वो अपने आप को अलग तरीके से देखें। लेकिन वो ये साफ साफ कहते हैं कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी इमेजिनेशन है ह्यूमन माइंड की, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। राइट। और फिर उसके बाद में मोदी और ट्रंप के ब्रोमांस के बारे में बात करते हैं कि मोदी और ट्रंप के कैसे रिश्ते हैं। तो साफ साफ एक चीज कहते हैं कि हम दोनों इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम अपने देश को फर्स्ट रखते हैं। जहां पे वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, मैं इंडिया फर्स्ट की बात करता हूं। और जिस तरीके से उनके कैंपेन के दौरान असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, फिर भी वो रुके नहीं, वो लगातार लड़ते रहे अमेरिका को फर्स्ट रखने में, अमेरिका को ग्रेट बनाने में। ये चीज मुझे उनके साथ में जोड़ती है, और इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ में इतना अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाते हैं।
ये सारी चीजें वो कहते हुए नजर आते हैं। तो आपको समझ में आया होगा जिस कंटेक्स्ट में मैं कहना चाह रहा हूं। इन स्लाइड्स के बाद में मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं कि छोटी छोटी चीजें जो उनकी लाइफ में इंपैक्ट करी, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स लेके आए 9999 में, जिसमें कि आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं हमारी टीम के साथ मिलकर कंसोलिडेटेड वे में। सेम अगर सीसेट में अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है GS1 में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं लेकिन सीसेट में नहीं हूं, तो मधुकर सर अपना एक पर्सनलाइज कोर्स लेके आए 2999 में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन अवेल दिस कोर्स। अब जब आरएसएस की बात की जाती है तो उन्होंने बोला कि जो पैट्रियोटिक वैल्यूज हैं वो अगर मेरे अंदर आई हैं तो वो आरएसएस की वजह से आई हैं। अगर मुझे लाइफ में पर्पस मिला है तो वो आरएसएस की वजह से मिला है। जब उनसे पॉवर्टी के बारे में बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि मैं कभी पॉवर्टी को, गरीबी को स्ट्रगल मानता ही नहीं हूं। मैंने उस फेस को एम्ब्रेस किया है, मैंने उस फेस को गले लगाया है और मैंने उस फेस से काफी कुछ सीखा है। और जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी के बारे में, तो ये बताते हैं कि मुझे ताकत मिलती है अपने 1.4 बिलियन पीपल से। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपके फेमस फुटबॉलर या फिर आपको कौन से फुटबॉलर अच्छे लगते हैं, तो वो डियोगो मैराडोना का नाम लेते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा। और पीएम मोदी साहब ये भी कहते हैं कि किस तरीके स्वामी विवेकानंद साहब का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ पर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद साहब कहते थे कि अगर आपको सच में ट्रू फुलफिलमेंट चाहिए तो वो पर्सनल अचीवमेंट से नहीं आता है, वो आता है जब आप सेल्फलेसली लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सर्विस में रहते हैं। एंड स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर आपको गॉड यानी भगवान की पूजा करनी है तो आप लोगों की सेवा कीजिए, यानी कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी भगवान को सर्विस दे रहे हैं। ये सारी चीजें वो कहते हुए नजर आते हैं। तो होपफुली मैंने आपको एक जिस्ट प्रोवाइड किया होगा बहुत ही क्रिएटिव वे में, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड डालता है तो आप किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।